हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम सीखने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आइए सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे हैं। इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को और हम क्या कह सकते हैं? विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको अवस्था का सिद्धांत। अवस्था का सिद्धांत क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में बालक की अवस्थाओं का जिक्र किया है। आगे हम पढ़ेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? विकासीय अवस्था, विकासीय अवस्था का सिद्धांत। तो कुल मिला के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। इसको हम क्या कह सकते हैं? विकासात्मक सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी उठ करके डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक इनकी पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। एक इनकी पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। इनकी एक पुस्तक है दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की है। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। तो आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि जो जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया है? संज्ञान पे बल दिया है। ठीक है, अपने इस सिद्धांत में भी इनके में लिखा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी कि इन्होंने जो बल दिया है वो किस पे ज़्यादा बल दिया है? संज्ञान पे ज़्यादा बल दिया है। तो कुल मिला के संज्ञान, यानी कि संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान यानी कि इसमें क्या है? इससे समझिए ज्ञान, यानी कि पर्टिकुलर ज्ञान को ही क्या कहा गया है? संज्ञान कहा गया है। तो संज्ञान मतलब ज्ञान। तो यह प्राणी का वह ज्ञान होता है जिसे प्राणी क्या है? बाह्य जगत से, यानी कि वातावरण से ग्रहण करता है। तो संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण से, कहाँ से? वातावरण से ग्रहण करता है। तो वातावरण से कह सकते हैं हम, या फिर उद्दीपक जगत से ग्रहण करता है, या फिर हम कह सकते हैं बाह्य जगत से ग्रहण करता है। तो संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान होता है जिसे वह वातावरण से, बाह्य जगत से, उद्दीपक जगत से के माध्यम से ग्रहण करता है। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, क्योंकि बाह्य जगत से ग्रहण करता है ना? कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा जब शुरुआत में बालक क्या है? बाह्य जगत के प्रति कैसा होता है? अनभिज्ञ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, अपनी उम्र के बढ़ने के साथ ही वो
अपने संवेदनाओं के द्वारा, है ना, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी कि बालक किससे सीखता है? अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है ना। जैसे शुरुआत में शारीरिक क्रियाएं यानी कि कितनी होती है हमारी, सॉरी, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक सीखता है। यानी ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी होती है? 5 होती हैं। तो शुरुआत में बालक कैसे सीखना शुरू करता है? जैसे देख करके, सुन करके, है ना, स्पर्श करके, स्वाद के माध्यम से, गंध के माध्यम से, है ना, स्पर्श करके, इनसे क्या है? सीखता है। तो कुल मिला के बालक किसके माध्यम से? वातावरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? संज्ञान के अंतर्गत अवधान करना, स्मरण करना, अधिगम करना, कल्पना करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, है ना, क्लासिफिकेशन करना यानी वर्गीकरण करना, संप्रत्यय निर्माण करना, है ना, समस्या समाधान करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक शब्द आता है संप्रत्यीकरण। संप्रत्यीकरण यानी कि संप्रत्यीकरण मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी विचारों का निर्माण करना, है ना। एक शब्द होता है प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण 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 का मतलब है प्रत्यक्ष, यानी चीज को प्रत्यक्ष देख करके ज्ञान ग्रहण करना। तो ये सारे क्या है? मानसिक क्रियाएं होती हैं। मानसिक क्रिया मतलब संज्ञान। संज्ञान का संबंध किससे होता है? मानसिक पक्ष से होता है। और मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अवधान करना, स्मरण करना, अधिगम करना, कल्पना करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, है ना, समस्या समाधान करना, संप्रत्ययकरण संप्रत्ययकरण करना, संप्रत्यक्षण करना। ये सारी क्रियाएं क्या है? अंतर संबंधित होती हैं। और मानसिक क्रियाएं यानी कि मानसिक पक्ष में हमारी ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यानी कि अवधान करना, अवधान करना, है ना, स्मरण, अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण। इसके अलावा वर्गीकरण, समस्या समाधान, और संप्रत्यीकरण और प्रत्यक्षण आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और ये क्रियाएं आपस में अंतर संबंधित होती हैं। अंतर संबंधित जैसे कि यदि आप अवधान नहीं करोगे, अवधान मतलब यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो स्मरण नहीं कर सकते। तो स्मरण करने के लिए हमें अवधान करना जरूरी है। इसलिए इस तरीके से चीज़ें क्या है? आपस में ये सारी चीज़ें आपस में अंतर संबंधित होती हैं। तो अभी हमने सीखा कि संज्ञान में कौन सी चीज़ें? संज्ञान का संबंध हमारे मानसिक पक्ष से होता है और उसमें ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा बल किस पे दिया है? संज्ञान पे दिया है। ठीक है। और इनको क्या माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस वजह से इनको क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी कि इसमें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में क्योंकि कई बार प्रश्न आया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी कि हम कह सकते हैं गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक, गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम बाल विकास की, बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है।
तो विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं विकास जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। ठीक है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है, तो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो संज्ञान का मतलब है बालक में संज्ञानात्मक विकास कहाँ से शुरू होता है, जन्मोपरांत, यानी कि हम कह सकते हैं शेषवावस्था से बालक में संज्ञान, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहाँ से शुरू होता है, शेषवावस्था से शुरू होता है। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, यानी कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। एक एक करके हम एक बार देख लेते हैं इनको। इनकी पहली अवस्था कौन सी है, संवेदीगामक, या फिर हम इसको कह सकते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, संवेदीगामक, संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। तो और क्या बोल सकते हैं हम इसको, यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो काल रहता है वो कितना रहता है, 0 से 2 वर्ष। ये इसकी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो काल रहता है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है इनकी मूर्त, या फिर हम कह सकते हैं स्थूल, या फिर हम कह सकते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो समय रहता है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था इनकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो समय रहता है वो रहता है 11 के बाद। तो कुल मिला के जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जिसका जो समय रहता है वो है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। उसके बाद में मूर्त या स्थूल, या फिर कह सकते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इसका जो समय रहता है वो रहता है 11 के बाद। इनको हम एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल जो सवाल यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके अंदर से पूछे जाते हैं, है ना, इन अवस्थाओं के अंदर से पूछे जाते हैं। पहले शुरुआत में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे कि संवेदीगामक अवस्था का काल कितना रहता है ना, इस तरीके से पूछे जाते थे।
और लेकिन अब क्या पूछे जाते हैं, अब इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं पहला सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। जैसे इसके नाम है उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संवेदी गामक, संवेदी मतलब शुरुआत में बालक क्या होता है, शिशु जो है जन्म के यानी जन्म के बाद शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। वह अपनी संवेदनाओं और वातावरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है? संवेदनाओं प्लस शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं। शुरुआत में बालक बाह्य संसार के प्रति अनभिज्ञ होता है। वो अपनी संवेदनाओं मतलब ज्ञानेंद्रिय, संवेदनाओं यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना प्रारंभ करता है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना प्रारंभ करता है। यानी कि हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रिय जो है क्या है, सीखने का द्वार होती हैं। बालक शुरुआत में चीज़ों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद के माध्यम से, गंध के माध्यम से, स्पर्श करके, इस तरीके से यानी कि छूकर ज्ञान ग्रहण करता है। तो क्या इस अवस्था में बालक कुछ छोटे छोटे शब्द बोलने प्रारंभ कर देता है? बिल्कुल, इस अवस्था में बालक जो है छोटे छोटे शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन एक सार्थक शब्द लगभग 12 महीने में बोलना प्रारंभ करता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लगभग 12 महीने में, यानी 12 महीने का बालक एक सार्थक शब्द बोलना प्रारंभ करता है। ठीक है, सार्थक बालक जो है सार्थक शब्द बोलना का प्रारंभ करता है, 12 महीने में बोलना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में बालक अपनों को देख करके मुस्कुराहट के साथ उनका क्या करता है, सम्मान करता है, और गैरों को देख करके भय का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था के शुरुआत में बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत नहीं होता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। इस अवस्था की शुरुआत में शिशु में वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। यानी कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब कोई चीज़ ले लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं, जैसे मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल लेने के बाद अब क्या रहता है कि भाई महंगी चीज़ है, बच्चा तोड़ भी सकता है, गिर भी सकता है, क्योंकि उसे वस्तु का ज्ञान नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू है, उसे उसकी वैल्यू नहीं पता है ना। तो हम क्या करते हैं, बच्चे से वो मोबाइल ले लेते हैं, छुपा देते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये मतलब क्या है, चिड़िया ले गई, कबूतर ले गया, है ना, गायब हो गया, इस तरीके से। और बच्चा क्या है, हमारी बात में विश्वास कर लेता है कि हाँ चिड़िया ले गई होगी। तो इस तरीके से उसमें क्या है, वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। कब होता है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष हम इसको नहीं कह सकते, यानी कि वस्तु स्थायित्व का जो अभाव होता है वो लगभग 18 महीने तक ही रहता है। 18 महीने से, यानी कि 18 से 24 माह के बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। यानी कि अगर हम 18 से 24 माह के बालक को अगर ये सारी चीज़ें बताएंगे कि चिड़िया ले गई, कि गायब हो गया, है ना, वस्तु को छुपाने के बाद में अगर हम ऐसा बोलते हैं तो बालक नहीं मानेगा, वो समझ जाता है कि चीज़ें कहाँ पे छुपी हुई हैं, वो निकाल लेता है। तो कुल मिला के वस्तु स्थायित्व का भाव इसमें जागृत हो जाता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? खोजी अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? खोजी अवस्था के नाम से कौन सी अवस्था जानी जाती है? इंद्रिय कामक अवस्था बोली जाती है। यानी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था खोजी अवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये हुआ हमारा संवेदी कामक अवस्था। एक बार इसको देख लेते हैं शुरू से। इस अवस्था में बालक शुरुआत में बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, वो नहीं जानता है, मतलब बाह्य संसार को नहीं जानता है, उससे परिचित नहीं होता है। तो वो किस तरीके से सीखना प्रारंभ करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना प्रारंभ करता है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ
वो इन चीज़ों के माध्यम से यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां सीखने का द्वार मानी जाती हैं। इसके अलावा बालक शुरुआत में छोटे छोटे शब्दों का छोटे छोटे शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है और पहला सार्थक शब्द लगभग 12 महीने में बोलने लगता है। शुरुआत में इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है, लेकिन इस अवस्था के अंत तक वस्तु स्थायित्व का भाव बच्चे में जागृत होने लगता है। इस अवस्था का बालक अपनों को देख करके मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम करता है, स्वागत करता है, लेकिन अगर कोई अजनबी या अनजाने तो भय के साथ में उनका यानी कि इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इस अवस्था को क्या बोला जाता है? खोजी अवस्था माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है इसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोल सकते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो काल रहता है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जीन पियाजे ने अपनी इस अवस्था को 2 भागों में डिवाइड करके समझाया है। 2 भागों में डिवाइड करके समझाया है। इनकी पहली अवस्था कौन सी है? प्राक संप्रेयात्मक प्राक संप्रत्यात्मक संप्रत्यात्मक प्राक संप्रेयात्मक अवधि, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड। प्री कंसेप्चुअल पीरियड यानी कि 2 से 4 वर्ष। उन्होंने अपनी इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहली प्राक संप्रेयात्मक अवधि यानी कि प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 से 4 वर्ष। इसमें क्या होता है, यानी कि इन्होंने अपनी इस अवस्था को कितने 2 भागों में बांटा है। और अब हम सीखेंगे कि शिशु का इस अवस्था में कितना विकास होता है। तो इस अवस्था में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? सबसे पहले बालक अनुकरण के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था का बालक अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि यानी कि 2 से 4 वर्ष के बालक की हम बात कर रहे हैं। 2 से 4 वर्ष का बालक क्या है कि अपने घर के सदस्यों की क्या करने लग जाता है? उनकी नकल करने लग जाता है, उनका अनुकरण करता है। अनुकरण वो सारी चीज़ों को करता है ना, यानी बोलने से लेकर के, जैसे सपोज अगर माँ झाड़ू लगा रही है ना, तो बच्चा क्या करेगा? वो भी झाड़ू लगाना शुरू कर देगा। या फिर बड़े कुछ बोल रहे होते हैं तो वो क्या करेगा? उन चीज़ों को कॉपी करता है, सेम उन्हीं चीज़ों को क्या करने लग जाता है? बोलने लग जाता है, उनका अनुकरण करता है। कुल मिला के वो सारी चीज़ों का क्या करता है? अनुकरण करता है। अनुकरण के माध्यम से वो चीज़ों को सीखने लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, इस अवस्था का बालक प्रतिबिंब निर्माण करने लग जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इमेज फॉर्मेशन। इस अवस्था का बालक इमेज फॉर्मेशन करने लग जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक जो है खेलते समय गुड्डे गुड़िया को इस तरीके से सजा लेते हैं, फिर बोलते हैं ये क्या है? ये दुल्हन है ना, ये गुड्डा है, इस तरीके से बोलते हैं। या फिर ये छोटा भाई है मेरा, ये मेरा बड़ा भाई है। तो कुल मिला के वो क्या करने लग जाते हैं? प्रतिबिंब निर्माण करने लग जाते हैं। प्रतिबिंब है ना, इमेज फॉर्मेशन। इमेज यानी कि इमेज में कन्वर्ट, इमेज चीज़ों को क्या इमेज में कन्वर्ट करके बोलने लगते हैं, ये मेरा भाई है ना, ये दुल्हन है, इस तरीके से बोलने लगते हैं। ये क्या है? प्रतिबिंब निर्माण। यानी कि इस अवस्था में बालक प्रतिबिंब निर्माण करने लग जाता है। उसके बाद में जीववाद। जीववाद यानी कि एनिमिज्म। एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद का मतलब क्या है? निर्जीव वस्तुओं में
निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण। इस अवस्था का बालक निर्जीव निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण देखने लग जाता है, यानी कि सजीव और निर्जीव की उसको क्या है समझ नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा अगर गिर जाए, गिरने के बाद में अगर हम पूछें कि क्या हुआ, कैसे गिर गए, तो वो बोलेगा पत्थर की वजह से मैं गिर गया, है ना, या टेबल की वजह से मुझे क्या लग गई, ठोकर लग गई। तो किसने मारा है, बच्चा जैसे रोने लग गया, किसने मारा है, टेबल ने मारा है। टेबल को हम क्या करेंगे, जाके थपथपा देंगे, यानी 2-3 उसमें टेबल में मार देंगे, तो बच्चा क्या है शांत हो जाता है ना। तो वो समझ जाता है, मतलब उसे इतना ज्ञान नहीं होता है कि टेबल निर्जीव है कि सजीव है। तो कुल मिला के निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण वो देखने लग जाता है। निर्जीव में क्या करने लग जाता है, सजीव गुण वो देखने लगता है। तो अभी हमने इसमें सीखी क्या है, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में प्रतिबिंब निर्माण इसमें करने लग जाता है। उसके बाद में जीववाद, निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण। इसके अलावा इस अवस्था में इस अवस्था का बालक जो है आत्म केंद्रित होता है, यानी कि अपने ही बारे में बात करता है। जैसे आपने देखा होगा, अपने अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है कि मेरे पास ये है, दूसरे बच्चों को भी बताता है। जब भी दूसरे बच्चे से बात करेगा तो ज़्यादातर अपनी ही बात करेगा कि मेरे पास में ये है, मेरे पापा ये लेके आए, मेरे पापा ये लेके आए, मेरे भाई के पास ये है, मेरे पास इस तरीके का ये चीज़ है, मेरे पास ये गुड़िया है, मेरे पास ये पेन है, ये पेंसिल है। तो कुल मिला के दूसरे के विचारों को भाव नहीं देता है। तो दूसरे के भावों को मतलब दूसरे के विचारों को इस अवस्था में भाव नहीं देता है, केवल अपनी ही बात करता है। इस अवस्था में बालक कैसा होता है, अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। तो ये कौन सी अवस्था रही, प्राक संप्रियात्मक अवधि, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, 2 से 4 वर्ष। इसमें बालक अनुकरण के माध्यम से प्रतिबिंब निर्माण करना सीख जाता है, जीववाद होता है, और बच्चा कैसा रहता है, आत्म केंद्रित होता है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान अवधि कह सकते हैं इसको हम, यानी कि इंट्यूटिव पीरियड, 4 से 7 वर्ष इसका काल रहता है। अंतर्ज्ञान अवधि यानी कि इंट्यूटिव पीरियड 4 से 7 वर्ष इसमें रहता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था का जो बालक है वो अपने अंदर उठे प्रत्येक सवाल का उत्तर जानना चाहता है, इसलिए इस अवस्था को प्रश्न पूछने की अवस्था कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, इस अवस्था को प्रश्न पूछने की अवस्था इसको कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठे प्रत्येक सवाल को जानने की कोशिश करता है ना, तो प्रत्येक सवाल का जवाब जानना चाहता है, इसीलिए इस अवस्था को प्रश्न पूछने की अवस्था माना गया है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक गिनती गिनना, अक्षर लिखना, हल्के भारे का ज्ञान होना, है ना, रंगों को पहचानना, चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान उसको हो जाता है। और इसके अलावा घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना, जैसे मैंने क्या बताया, उसमें क्या है, अनुकरण करता है, उसमें सिर्फ अनुकरण करता है, यानी करने की कोशिश करता है, इससे पहले वाले सिद्धांत में, यानी कि प्राक संप्रियात्मक है। इसमें क्या करता है, इसमें वो छोटे मोटे कामों में मदद करने लग जाता है बालक। तो और इसके अलावा और क्या सीखता है, वो जोड़ बाकी गुणा भाग करना, इन सारी चीज़ों का सहज ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होता है। इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको हम बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक तर्क करने योग्य नहीं रहता है ना, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। इसके अलावा इसमें इस उम्र के बालक में
अनुत्क्रमणशीलता होती है, अनुत्क्रमण अनुत्क्रमणशीलता होती है। अनुत्क्रमणशीलता का मतलब है कि बालक अगर कोई सीधी सीधी चीज़ अगर बता पा रहा है, अगर उसका अगर हम थोड़ा सा बदल के या उलट के चीज़ को अगर पूछ लें तो उसका जवाब देने में वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बच्चे से अगर हम बोलेंगे 2+5 कितना हुआ, तो बालक बता देगा 10 हुए, अगर वो टेबल जानता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे उससे कि 5 गुणा 2 कितना हुआ, तो बालक यहाँ पे क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो इस चीज़ का जवाब वो नहीं दे पाता है। इसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणशीलता बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अपलटावी अवस्था। तो अपलटावी अवस्था कौन सी होती है हमारी, 4 से 7 वर्ष की होती है। अंतर्ज्ञान अवधि इसको हम बोलते हैं, इंट्यूटिव पीरियड। अनुत्क्रमणशीलता, तो इस अवस्था में क्या है, बालक सर्वप्रथम अपने अंदर उठे प्रत्येक सवाल का हल जानना चाहता है, प्रत्येक सवाल का उत्तर जानना चाहता है, इसलिए इस अवस्था को प्रश्न पूछने की अवस्था कहा गया है। इसके अलावा बालक में क्या है, बालक जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीख जाता है, गिनती गिनना, लिखना, अक्षर बोलना, चीज़ों को क्रम में लगाना, हल के बारे का ज्ञान होना, रंगों का ज्ञान होना, इसमें बालक को ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों को वो सीख जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सिद्धांत पे, और इसका अगला जो सिद्धांत है वो है इसका जो अगला सिद्धांत है यानी कि तीसरा सिद्धांत, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त कह लीजिए, ठोस कह लीजिए, या फिर स्थूल कह लीजिए, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसका जो समय मैंने बताया था 7 से 11 वर्ष होता है। तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, और तीसरी अवस्था का काल जो है 7 से 11 वर्ष है। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, मूर्त अवस्था बोल सकते हैं, ठोस बोल सकते हैं, स्थूल बोल सकते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक क्या करने लग जाता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक का क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लग जाता है, लेकिन उसका जो चिंतन है वो केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है, यानी कि अमूर्त चिंतन वो बालक नहीं कर पाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था यानी कि तार्किक चिंतन इस अवस्था में प्रारंभ होता है ना, केवल, लेकिन उसका जो ये चिंतन है केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है, इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था में इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था इसको बोला जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं बोलते हैं। तार्किक चिंतन इस अवस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन तार्किक चिंतन जो है बालक का केवल और केवल मूर्त वस्तुओं तक, यानी जो चीजें सामने हैं उसके प्रति तर्क वितर्क करने योग्य वो हो जाता है, लेकिन उसमें अमूर्त चीज यानी अमूर्त चिंतन वो बालक नहीं कर पाता है। तो जो चीजें सामने होती हैं यानी कि मूर्त यानी जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके प्रति बालक क्या है, चिंतन करना उनके प्रति प्रारंभ कर देता है। तो और इस अवस्था में और क्या होता है, इस अवस्था में बालक तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, सही गलत उचित अनुचित में क्या करना, विभेद करना आसानी से सीख जाता है। तो इस अवस्था में बालक में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी कि कुल मिला के तुलना करना, अंतर करना, तुलना करना, अंतर करना, और समानता असमानता बताना, समानता असमानता बताना। इसके अलावा उचित अनुचित बताना, सही या गलत में विभेद करना सीख जाता है। तो इस उम्र का बालक क्या क्या करना सीख जाता है, तुलना कर सकता है, अंतर कर सकता है चीज़ों में,
सही गलत बता सकता है, उचित अनुचित बता सकता है, तो ये सारी चीज़ें बता सकता है। और इस अवस्था में जो बालक है उसमें क्या है, उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था के बालक में क्या पाई जाती है, उत्क्रमणशीलता, यानी उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पलटावी अवस्था हम बोलते हैं। पलटावी अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो, यानी कि इससे पहली वाली अवस्था में क्या था, बालक अगर हम उससे पूछ रहे हैं 2 गुणा 5 कितना हुआ, तो वो आसानी से बता दे रहा था कि 2 गुणा 5 होते हैं 10 होते हैं। लेकिन उसमें क्या है, 5 गुणा 2 अगर उससे पूछ लिया तो वो यहाँ पे क्या हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन इस अवस्था में ऐसा नहीं है, इस अवस्था में बालक 2 गुणा 5 पूछो तब भी आंसर दे देता है, या फिर इसका उल्टा करके पलट के अगर हम कोई प्रश्न करते हैं तब भी वो आसानी से जवाब दे सकता है। तो इस अवस्था में जो बालक है वो क्या है, और किन किन चीज़ों का विकास हो जाता है इस अवस्था में बालक का, यानी कि चीज़ों को क्रम में लगाना। क्रम में तो उसमें भी लगा सकता था पहली वाली अवस्था में, यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, ठीक है, उसमें भी वस्तुओं को क्रम में लगा सकता था बालक, लगाना सीख जाता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, वो भार, है ना, भार और आकार के अनुसार वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है, रंगों में भेद करना सीख जाता है, विभेद करना सीख जाता है। तो ये सारी चीजें सीख जाता है बालक। इसके अलावा बालक में भाषा संप्रेषण में क्या हो जाती है, निपुणता आ जाती है। इस उम्र के बालक में भाषा और संप्रेषण में क्या आ जाती है, निपुणता आ जाती है। इसके अलावा यानी कि इसमें क्या क्या चीजें आ गई, इसमें उत्क्रमणशीलता बालक में पाई जाती है, पलटावी गुण इसमें पाया जाता है, बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसका जो चिंतन है केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। और इस अवस्था के बालक में तर्क जिज्ञासा निरीक्षण की क्षमता का विकास हो जाता है। इसके अलावा बालक दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व देने लग जाता है, यानी कि इससे पहली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक केवल और केवल अपने ही विचारों को महत्व देता था, दूसरे के दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं देता था। इसमें क्या है, वह स्व केंद्रित अवस्था को, यानी कि अहम केंद्रितता को त्यागने लग जाता है और दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व देने लग जाता है। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या क्या चर्चा की, इसमें हमने क्या क्या सीखा। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, लेकिन बालक का चिंतन है केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। और इस अवस्था का बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, सही गलत बताना, समानता असमानता करना, उचित अनुचित बताना सीख जाता है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। कई बार ये प्रश्न आया है कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है, तो 7 से 11, यानी कि 7 से 11 मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। और इसके अलावा इस अवस्था में बालक दिन, महीने, समय, तारीख, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इसके अलावा बस बालक में उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, यानी कि चीज़ों को वो सीधा करके भी बता सकता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा पलट के पूछें, अगर बदल करके उससे यही चीज़ पूछी जाए तो वो भी बताने योग्य हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पलटावी अवस्था बोलते हैं इसको। इसके अलावा वह वस्तुओं को आकार और भार के अनुसार क्रम में लगाना सीख जाता है, रंग भेद आदि वगैरह का इसमें पूरे तरीके से ज्ञान हो जाता है। रंग भेद का मतलब कि अगर हम बच्चे से जैसे पूछें, एक कई सारी बॉलें बिखरी हुई हैं, रंग बिरंगी बॉलें हैं, अगर हम उससे बच्चे से बोले तो कि इनको रंगों के हिसाब से क्रम में लगाओ, तो बालक लाल लाल एक साइड में कर सकता है, नीली नीली एक साइड में करेगा। तो कुल मिला के रंगों के हिसाब से भी चीज़ों को क्रम में लगाना वो सीख जाता है। इसमें भाषा और संप्रेषण में उसके में क्या आ जाती है, निपुणता आ जाती है। तो इसके बाद में अब हमारा सिद्धांत है, अब हम चर्चा करेंगे अपने लास्ट सिद्धांत, यानी कि चौथा सिद्धांत है औपचारिक
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय है वो है 11 के बाद, 11 के बाद। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में अब हम सीखेंगे इस अवस्था में बालक का विकास कहाँ तक होता है। तो इस अवस्था के बालक में मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी वो प्रारंभ कर देता है। यानी कि इस अवस्था के बालक में मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? तार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था इस सिद्धांत को बोला जाता है। और इसके अलावा इस अवस्था के बालक के मानसिक क्षमताओं का पूर्ण रूप विकास हो जाता है। यानी कि मानसिक क्रियाओं का क्या हो जाता है? पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक क्रियाएं जैसे मैंने बताया था, अवधान करना, ध्यान करना, कल्पना करना, अधिगम करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना। इसके अलावा वर्गीकरण करना, समस्या समाधान करना, संप्रतिकरण करना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये मानसिक क्रियाएं हैं। मानसिक क्रियाएं का इसमें क्या है? पूर्ण विकास हो जाता है। इसके अलावा बालक यानी कि किशोरों के में, क्योंकि इसमें क्या है, किशोरावस्था का 11 के बाद कह लें या 12 के बाद हम कह लें, तो कौन सा जो काल स्टार्ट हो जाता है इसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। और इसमें क्या है? किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता के साथ साथ वास्तविकता भी आ जाती है। क्या आ जाती है? वस्तुनिष्ठता के साथ साथ वास्तविकता। वस्तुनिष्ठता के साथ वास्तविकता भी आ जाती है। और इसके अलावा बालक में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा पाई जाती है। ये क्या होता है? यानी कि इस अवस्था के बालक में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा पाई जाती है। यानी कि बालक के सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का सूझबूझ के साथ में अपने विचारों के माध्यम से, अपने विचारों का और अवधारणाओं के माध्यम से समस्या का समाधान करता है क्रमबद्ध तरीके से। यानी कि किसी भी समस्या का क्रमबद्ध तरीके से समाधान करना क्या बोलते हैं हम? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा कहते हैं, क्योंकि बालक अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान करता है। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो एक दोबारा देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन यानी कि इसको क्या बोलते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बालक मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी क्या करना? चिंतन करना इस अवस्था में शुरू हो जाता है। इसके अलावा मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास इसमें हो जाता है। उसके अलावा किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता के साथ साथ वास्तविकता भी आ जाती है। और इस अवस्था के बालकों में क्या है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा पाई जाती है। यानी कि वे अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपनी पूर्व अवधारणा को प्रयोग करके, अपनी सूझबूझ के द्वारा समस्या का क्या है? क्रमबद्ध तरीके से समाधान करते हैं। ठीक है। तो अभी ये हमारे चारों सिद्धांत कंप्लीट हुए, लेकिन चर्चा अभी हमारी यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके अलावा भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा प्रश्न कहाँ से बनते हैं? यानी कि जीन पियाजे का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को, यानी कि इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया है। किस पे बल दिया है इन्होंने? बाल केंद्रित शिक्षा पर
बल दिया है इन्होंने, और शिक्षक की भूमिका को अहम माना है। इन्होंने क्या माना है? शिक्षक की भूमिका को अहम माना है। यानी कि इन्होंने किस पे बल दिया है? इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया है और शिक्षक की भूमिका को अहम माना है। इन्होंने कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। निदान यानी कि आपने साइकोलॉजी में 2 शब्द पढ़े होंगे, निदान और एक होता है उपचार। समस्या के कारणों का पता लगाना निदान कहते हैं, और समस्या का उपचार करना, नहीं समस्या का समाधान करना, उसको क्या बोलते हैं? उपचार कहते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक को नंबर 1 बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। दूसरा, बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करके देना चाहिए। तो यानी कि जीन पियाजे ने 2 चीजें कही हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पे महत्व दिया है, शिक्षक की भूमिका को अहम माना है ना। उसके अलावा इन्होंने एक चीज पे विशेष फोकस किया है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, स्कीमा। यानी कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बतलाकर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब बुद्धि की बहुत अहम एक व्याख्या प्रस्तुत की इन्होंने बुद्धि को क्या बताया? बुद्धि की तुलना इन्होंने किससे की है? बुद्धि की तुलना की है स्कीमा से। जीन पियाजे ने बुद्धि को स्कीमा की भांति बतलाकर एक महत्वपूर्ण व्याख्या बुद्धि की प्रस्तुत की। उनके अनुसार स्कीमा वैसे क्या होता है? स्कीमा का मतलब है हम जो भी चीजें हम देखते हैं, देखने के बाद में जो भी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है ना, जो भी विचार या अवधारणा उसको देखने के बाद में जो हमारे अंदर जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ऐसे ही तमाम स्कीमा हमारे दिमाग में क्या है? भरी हुई है, क्योंकि हम चीज़ों को देखने के बाद में, जैसे अभी हमने कोई चीज़ें देखी, जैसे टाइगर देखा, टाइगर देखने के बाद में वो इमेज हमारे अंदर गई। उसके बाद में जब कभी भी टाइगर का क्या आएगा, जिक्र आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी इमेज क्या है वो निकल के आएगी, उसको क्या बोलेंगे? स्कीमा बोलेंगे। तो जीन पियाजे ने क्या किया? बुद्धि को स्कीमा की भांति बतलाया है। स्कीमा मतलब वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या होता है? स्कीमा होता है। ये बात किसने कही है? ये कही है जीन पियाजे ने। क्या कही है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है? क्या होती है? स्कीमा हम इसको कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान में इसको क्या कहते हैं? मानसिक संरचना के व्यवहारगत समानांतर अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? स्कीमा बोला गया है जीव विज्ञान के अंतर्गत। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? यानी किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या बोला गया है? स्कीमा बोला गया है। तो इन्होंने क्या है? 2 शब्द दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने एक और शब्द कौन सा दिया? एक तो दिया है इन्होंने स्कीमा, इन्होंने दिया है। एक तो इन्होंने किस पे चर्चा की है? स्कीमा पे चर्चा की है, जो मैंने अभी बता दिया आपको, स्कीमा। उसके अलावा यानी कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या होता है? स्कीमा होता है। उसके अलावा दूसरा होता अनुकूलन। इन्होंने दूसरे शब्द पे किस पे चर्चा की है? अनुकूलन पे। और अनुकूलन इन्होंने 3 प्रकार से बताए हैं। अनुकूलन का मतलब है किसी भी समस्या का समाधान करना, यानी कि अपने विचारों के माध्यम से समाधान करना, उसको क्या बोलेंगे? अनुकूलन बोलेंगे। इन्होंने 3 तरीके से इसको समझाया है ना, तो इसको देख लेते हैं 3 तरीके से। नंबर 1 आत्मीकरण,
इसको क्या बोल सकते हैं हम? आत्मीकरण बोल सकते हैं या बोल सकते हैं समावेशन। समावेशन। दूसरी होती है समंजन। समंजन या फिर हम बोलते हैं समायोजन। और तीसरी होती है संतुलन। संतुलन या साम्यीकरण। आत्मीकरण, आत्मीकरण या समावेशन। आत्मीकरण समावेशन किसको बोलते हैं? यानी कि समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान करने के लिए अपने विचारों और पूर्व अवधारणा को सहारा लेना। यानी कि अपने पूर्व अवधारणा और विचारों का सहारा लेकर के हम जब किसी समस्या का समाधान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? समावेशन बोलते हैं। समंजन किसको बोलते हैं? समंजन या समायोजन किसको बोलते हैं? यानी कि अपने विचारों और पूर्व अवधारणाओं में परिवर्तन करके नवीन वातावरण के साथ में क्या करना? समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना, उसको क्या बोलेंगे हम? समायोजन बोलते हैं। उसके अलावा संतुलन किसको बोलते हैं? यानी कि पूर्व अवधारणाओं और नवीन ज्ञान के बीच में जो संतुलन बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये संतुलन इसको बोला जाता है या बोला जाता है साम्यीकरण। साम्यीकरण, साम्यीकरण इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि इसको, या फिर हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, आत्मीकरण और समंजन के बीच में संतुलन बिठाना, उसको क्या बोलते हैं? संतुलन या साम्यीकरण की अवस्था इसको हम बोलते हैं। तो कुल मिला के जीन पियाजे ने इन शब्दों को शिक्षा में यूज करके एक महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया है। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पे विशेष जोर दिया है और शिक्षक की भूमिका को क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए और उनको सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार करके देना चाहिए। ठीक है, तो ये आज की चर्चा हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज हमने पढ़ा यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, उसकी अवस्थाएं, उनकी प्रमुख पुस्तकें, उसके अलावा उनका शिक्षा में योगदान। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।